अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ट्रेंड इन सॉलिबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ये फेडरल की क्लास 12 का चैप्टर 13 एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की क्लास 12 का चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद ग्रुप 2 एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स की सॉलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी समझ आ जाने चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स। इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसके लिए हम लिस्ट ले आते हैं अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स की। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। इसमें से हम देख लेते हैं हमारे पास, चलें इसको साइड पे कर लेते हैं और इनको हम चलें देख भी लेते हैं कि हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्कली मेटल्स और इनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स हमने लिख दिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हमारे पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स हैं और इनको हमने कार्बोनेट्स, इनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो कौन सी होगी, ये हमारे पास होगी सॉलिबिलिटी की। ठीक है, सॉलिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होगी इनकी। इसमें हम देखेंगे कि वाटर में ये सॉलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉलेबल होते हैं वाटर में। ठीक है, एक्सेप्ट कि यहाँ पर जो लिथियम कार्बोनेट है ये हमारे पास इनसॉलेबल होता है। ठीक है, इसको हम मार्क करेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास इनसॉलेबल है। और इनसॉलेबल क्यों है, इसको भी, इसकी रीजन भी हम देखेंगे। बाकियों को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास सारे के सारे सॉलेबल हैं। ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पे सॉलेबल है, किसमें, वाटर में सॉलेबल है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी रीजन क्या है कि ये इनसॉलेबल होता है। इसकी रीजन ये आ जाती है हमारे पास कि लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, लिथियम का साइज छोटा होता है और अगर हम कार्बोनेट को देखें वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर होता यह है कि लिथियम जो है वो कार्बोनेट के साथ एक, हम कहते हैं कि यहाँ पे लिथियम का साइज छोटा है ना, हमने कहा, तो क्या होता है कि इनमें आयनिक बॉन्डिंग कम शो करेगा। ठीक है, यानी कि साइज छोटा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देना इतना पसंद नहीं करेगा। वो कहेगा जी शेयर करना पसंद करूंगा मैं इतना देना तो मुझे पसंद नहीं। ठीक है, तो इसलिए होता क्या है कि जब देखें एक आयनिक सॉलिड नहीं बन रहा, एक आयनिक कंपाउंड ही नहीं आ रहा, ठीक है, आयंस नहीं बन रहे ना, बाकियों में देखिए कितनी ईज होती है कि वो आराम से आयंस बना लेते हैं, जबकि इसका स्मॉल साइज है। और हम देखते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि ये आयंस बनाना पसंद नहीं करते, तो वाटर में जाके ये पसंद नहीं करता कि ये लिथियम आयंस और कार्बोनेट आयंस में चला जाए। ठीक है, तो ये लिथियम आयंस में जाना पसंद नहीं करता, इस वजह से हम देखते हैं कि ये इनसॉलेबल होता है। ठीक है, बाकियों में हम देख रहे हैं साइज इंक्रीज करता जा रहा है, तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो डिक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, एक यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि अगर हमारे पास साइज इंक्रीज करता है तो हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी है, यानी कि एक आयनिक सॉलिड में हम कहते हैं कि एक आयनिक सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जो उसको तोड़ने के लिए, उसके रिस्पेक्टिव आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो होती है वो डिक्रीज करती चली जाती है क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं रहती ना। ठीक है, एक इतना बड़ा एटम है, ठीक है, चले आयन है, हम देख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर आयंस की बात कर रहे हैं ना, आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा आयन है और उसके देखिए उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन तक इसकी अट्रैक्शन जो है वो
मुश्किल से पहुंचेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इतनी इंटरेक्शन या इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी, यानी कि एनर्जी टू ब्रेक एन आयनिक सॉलिड, वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड के उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, तो वो जो है वो कम जरूरत होती है। और ऐसा कम होगा तो देखिए इनको वाटर में डालेंगे तो ये डिजोल्व होंगे, ठीक है, यानी कि सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें से अगर हम सोडियम कार्बोनेट की इन पर्टिकुलर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे और इसके बारे में हम बात करेंगे। ये यूजुअली जो एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, वो हेप्टाहाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि ये हम देखते हैं ना, हमने कहा सॉल्युबल है, तो ये क्या करता है, अच्छा सॉल्युबल होता है, यानी कि ये हाइग्रोस्कोपिक भी होता है, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम कहेंगे इनफैक्ट हम कहेंगे कि एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होता ये है कि ये यूजुअली जो एग्जिस्ट कर रहा होता है वो हेप्टाहाइड्रेट, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो एक यूनिट जो होगा ना सोडियम कार्बोनेट का, उसके साथ जो है वो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो अटैच्ड होंगे, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, अटैच्ड होंगे, इस तरह से मौजूद होता है। लेकिन होता ये है कि अगर हम इसका सोल्यूशन ले लें और इसको हम क्या करें कि हमारे पास एक टेम्परेचर होता है, एक पॉइंट लेंगे टेम्परेचर 35.2 डिग्री सेल्सियस। अगर सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन को हम क्रिस्टलाइज करें बिलो, ठीक है, एक हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी, बिलो, हम कहते हैं 35.2 डिग्री सेल्सियस। बिलो करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे हमारे पास वॉशिंग सोडा बन जाता है। और बेसिकली वॉशिंग सोडा हम कहते हैं किसको है, जिसमें हमारे पास जो हाइड्रेट्स है ना, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज कर गए, यानी कि 10 हो गए, डेकाहाइड्रेट बन गया, ठीक है। दूसरी जानेब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसको अबव, ठीक है, यहाँ पे हम लगा दें इस तरह से कि और साइन लिख देंगे और हम यहाँ देखेंगे अबव 35.2 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये मोनोहाइड्रेट आता है, ठीक है, डॉट 1H2O, जस्ट 1H2O, इस तरह से ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम देखें, जिसको हमने कहा कि डेकाहाइड्रेट है, तो हमारे पास वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वॉशिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, होता था इनफैक्ट हम कहेंगे, अब तो हम डिटर्जेंट्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन ये है कि ये बेसिक पहले ये वॉशिंग के लिए यूज होता था। इवन डाइज में भी ये यूज होता है, ठीक है, फाइबर्स को, डिफरेंट फाइबर्स को, प्लांट फाइबर्स स्पेशली होते हैं, और इसके अलावा जो फाइबर्स उनको डाई करने के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से काफी यूजेस आ जाते हैं, यानी कि ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का एक हमारे पास केमिकल आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसको अगर वाटर में डालें तो वाटर में डालने से इसका क्या होता है, ये तो हम देखा ना कि वाटर एब्जॉर्ब किए, वाटर मॉलिक्यूल्स इसने जो है वो इसके साथ ऐड हुए हैं। अगर वाटर में इसको डालें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मेरे पास मौजूद था, इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बेसिक कार्बोनेट है ये, ठीक है। यानी कि इसका सोल्यूशन अगर हम देखें कि कौन किस तरह का, किस नेचर का सोल्यूशन बनेगा, जब ये जाएगा किस में, हम कहते हैं कि ये जाएगा वाटर में, तो इसका सोल्यूशन बनेगा बेसिक। अब देखिए एसिड भी बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, लेकिन ये बहुत वीक एसिड होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, एक अल्कली है, ठीक है, जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस देती है और वाटर में खुद भी इटसेल्फ जो है वाटर में सॉल्युबल होती है। तो सोल्यूशन हमारे पास इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ये हम कहते हैं कि सोल्यूशन जो है वो हमारे पास हो जाएगा बेसिक, ठीक है, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स पे। इनके कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी सॉल्युबिलिटी में थोड़ा उल्टा हिसाब होता है। पहली बात तो ये कि देखिए जो इनके साइज जो है, अगर हम अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स के लिहाज से देखें तो छोटा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए लिथियम इनसॉल्युबल था, तो बेरिलियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो इसका साइज तो लिथियम से भी छोटा आ गया ना, तो हम देखते हैं कि आयनिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो और भी इसमें डिक्रीज कर गई हैं, ठीक है। लेकिन डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करे जा रही है, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इसमें, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या करिए, डीईसी लिखेंगे डिक्रीज के लिए, कि डिक्रीज कर रही है। इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन हम देखेंगे। बेसिकली होता ये सॉल्युबिलिटी, हमने कहा ना कि देखिए अट्रैक्टेड रहेंगे दोनों आयंस, यानी कि अगर फर्ज करें ये मेरे पास बेरिलियम कार्बोनेट, सॉरी बेरियम कार्बोनेट है, ठीक है, बेरियम है, बेरियम आयन है और ये कार्बोनेट आयन है। अगर दोनों अट्रैक्टेड रहेंगे तो वाटर में जाके इनको तोड़ना मुश्किल होगा कि अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइज इंक्रीज करने से लेटेस्ट एनर्जी वाला कोई हिसाब नहीं है, बल्कि हो ये रहा है कि जब साइज इंक्रीज कर रहा है ना जो आयंस के,
यानी केटाइंस का, बेरिलियम का केटाइन है, मैग्नीशियम का केटाइन, कैल्शियम केटाइन, तो देखिए डाउन द ग्रुप जाते हुए जो केटाइनिक साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। जब केटाइनिक साइज इंक्रीज कर गया तो हम देख रहे हैं कि कार्बोनेट का साइज भी बड़ा है, ठीक है। एक लार्ज एनाइन जब, यानी कि -2 है ना, तो वो एनाइन है, एक लार्ज एनाइन जब एक लार्ज केटाइन के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रांग आ जाती है। इनफैक्ट जो बेरियम कार्बोनेट में अट्रैक्शन होगी वो क्वाइट स्ट्रांग होगी, ठीक है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सॉलिबिलिटी है वाटर के अंदर वो क्या होती है, हम देखते हैं कि सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, यानी कि ये वाटर में जाकर टूटना पसंद नहीं करते, ठीक है। और इस तरह से हम कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं डाउन द ग्रुप जाते हुए इनके साइज बड़े हो रहे होते हैं, कार्बोनेट से कंपेरेबल, हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं, कंपेरेबल साइज होना शुरू हो जाता है केटाइन का और एनाइन का, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है और सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती चली जाती है, ठीक है। इस तरह से हमने ये देख लिया कि यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की, ठीक है, और इसको हमने डिटेल से स्टडी किया कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में कि नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये देखा कि अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट सारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमने देखा कि ये जो होते हैं वो स्पेरेंटली सॉल्युबल होते हैं, बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि इनमें होता है डाउन द ग्रुप जाते हुए जो इनकी सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पर हम बेशक लिख भी देते हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास इनके नीचे ही हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं, स्पेरेंटली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट बेरियम कार्बोनेट तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, और ये वैसे अदरवाइज हम देखें तो ये स्पेरेंटली सॉल्युबल है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल में हम यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है यहाँ पे, इसकी अगर हम देखें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है ना वो 0.02 जस्ट 0.02 ग्राम्स जो होता है वो 100 ml वाटर में जो है वो हम कहते हैं कि डिसॉल्व होता है या सॉल्युबल होता है, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी देखी, किसमें हमने बात की, अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स में और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स में। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की, जो कि है थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ हमने बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस किया था डिटेल में। अब हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो हम नीचे आ गए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि हीटिंग करने पे आया कि एक कंपाउंड हमारे पास डिकम्पोज करेगा या स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो या स्टेबल यानी कि इंटैक्ट रहेगा, टूटेगा नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो दोबारा से अपने कार्बोनेट्स यहाँ पर ले आए, ठीक है, अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स भी। इसके बाद हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि देखें इधर हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स की बात करें तो इसमें होता ये है कि ये जो हमारे पास सोडियम से लेके सीजियम तक, या हम कहते हैं कि जो जितने भी अल्कली मेटल कार्बोनेट्स हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट के, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर उनको हीट करेंगे तो वो इतनी आसानी से वो टूटेंगे नहीं, ठीक है, वो इस तरह ब्रेकडाउन उनका नहीं होता है। इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन हम यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए होता क्या है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारे पास, क्योंकि ये केटाइंस होंगे, यानी कि पोटेशियम देखें तो ये एक पॉजिटिव आइन होगा और कार्बोनेट 2 नेगेटिव आइन होगा, ठीक है। और इसी तरह सोडियम का देखें पॉजिटिव आइन होगा, कार्बोनेट का -2 नेगेटिव यानी कि 2 नेगेटिव आइन होगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास होंगे ना रिस्पेक्टिव। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव आइन है यानी कि हमारे पास जो केटाइन है ये क्या कर रहा है, ये लार्ज इन साइज होता जा रहा है, यानी कि लार्जर एंड लार्जर होता जा रहा है, ठीक है। और लार्जर एंड लार्जर होने का मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि साइज केटाइन का जब इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी वजह से क्या होगा, देखिए एनाइन का साइज भी इंक्रीज्ड है, ठीक है। तो क्या होता है कि लार्ज हम लिखेंगे केटाइन, ठीक है, और कंपेरेबल, इनफैक्ट चले यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखते जिस तरह हमने पहले देखा था कि कंपेरेबल साइज हो जाता है। तो हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर फैक्टर क्या आ जाता है कि जिस तरह हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास कंपेरेबल साइज आता जाएगा। जब कंपेरेबल साइज आएगा तो हम देखते हैं कि एनाइंस और केटाइंस दोनों जो है वो कंपेरेबल साइज के होंगे, यानी कि लार्ज एनाइन होगा, लार्ज केटाइन होगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी तो देखिए क्या होगा, एक स्टेबल हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा, और स्टेबल कंपाउंड क्या करेगा, हीटिंग पे इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास हीटिंग से डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं होती है।
जबकि लिथियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो देखिए इसका इसका साइज भी छोटा है, ठीक है। फिर केटाइन बनेगा तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और एनाइन तो डेफिनेटली बड़ा ही होता है, सही है। इसके अंदर इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं आ गई इन दोनों के दरमियान, ठीक है ना, और लेस अट्रैक्शन है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि लिथियम कार्बोनेट जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर है, इसमें लेस आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको इसको जो है वो तोड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये प्रेफर करेगा कि ये लेस आयनिक कैरेक्टर है ना, तो इसलिए प्रेफर करेगा कि लिथियम कार्बोनेट से ये किसमें चला जाए, जब इसको हीटिंग, थोड़ी सी हीटिंग मिलेगी ना, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बाकी क्या चीज बच जाएगी, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बच जाता है या बन जाता है लिथियम का ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, जो कि हमारे पास रिलेटिवली स्टेबल होता है, ठीक है। इस तरह हमने देख लिया, क्योंकि ये हमारे पास लेस बेसिक कैरेक्टर का आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये हमने देख लिया कि ये जो है वो डिकम्पोज कर जाता है अपॉन हीटिंग, ठीक है, यानी लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है अपॉन हीटिंग। बट हम ये देखते हैं कि जो बाकी अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स हैं वो हमारे पास डिकम्पोज नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो हम कहते हैं कि जी हमारे पास क्या है, स्टेबल है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स की। अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो हम इनकी डिकम्पोजिशन में देखते हैं कि जितना छोटा हमारे पास मेटल का आयन होता है या केट आयन होता है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर भी तो यही हाल है ना कि देखिए बेरिलियम 2 पॉजिटिव केट आयन होगा और कार्बोनेट का जो है वो -2A9 होगा, ठीक है। इस तरह से सबका रिस्पेक्टिवली मौजूद होंगे, 2 पॉजिटिव -2, 2 पॉजिटिव -2, ठीक है, इस तरह से होंगे केट आयन A9, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, साइज इंक्रीज कर रहा है केटाइन का डाउन द ग्रुप जाते हुए। A9 का साइज तो उतना ही है, वो तो कार्बोनेट है ना, तो वो तो कांस्टेंट है, चले तो वो लार्ज है, वो भी लार्ज हो जाएगा। कंपेरेबल साइज, अगेन हम बात करेंगे कंपेरेबल साइज की, ठीक है, ये सेकंड टाइम बात हो रही है। और हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आ गई इन रिटर्न, ठीक है। और जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आ गई, हम देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास जो डिकम्पोजिशन है वो हमारे पास क्या होता है कि इतनी आसानी से रिकम्पोजिशन नहीं हो पाती। यानी कि स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास इंक्रीज कर रही है। हम INC लिखेंगे इंक्रीज के लिए, चले पूरा ही लिख देते हैं, इंक्रीज करेगी, ठीक है। स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन ये है कि देखें शुरू वाले जो है वो हमारे पास इनकी हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए ना, तो यानी कि बहुत ज्यादा हीटिंग प्रोवाइड करना शुरू करनी पड़ती है हमें। जिस तरह अगर हम यहाँ पर रिकॉल करें, हम कैल्सिनेशन पढ़ते हैं, एक चीज कैल्सिनेशन होती है लाइमस्टोन की। कि लाइमस्टोन क्या है, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लाइमस्टोन है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है लाइमस्टोन, ठीक है, और इसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। तो इसकी कैल्सिनेशन होती है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे इसकी हम क्या करते हैं कि इसको डिकम्पोज करते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हम टेम्परेचर अगर बात करें 900 से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इतना हाई जो है वो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हमें इतना प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो है वो ब्रेक डाउन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, और यहाँ पर क्या चीज बन जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। इस रिएक्शन को या इस रिएक्शन को हम कहते हैं ये कैल्सिनेशन होती है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे लाइमस्टोन की डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। इस तरह से एक हमने देख ली, और हम देखा कितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि ये अदरवाइज अगर हम देखें तो ये स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी जो कि एक प्रॉपर्टी है ये डिस्कस की है, किनकी, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की और अल्कलाइन मेटल कार्बोनेट्स की, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा है कि एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट जो कि हीटिंग पे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल होते हैं अपॉन हीटिंग, ठीक है, डिकम्पोज नहीं करते, क्योंकि इनके हम देखते हैं कि लार्ज केटाइंस आ जाते हैं जो कि A9 के साइज के कंपेरेबल होते हैं। दूसरी जाने पर हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं। इनकी हमने देखा कि ये स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज करती है, जैसा कि अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स में भी हम कहते हैं कि इंक्रीज करती है। तो इसमें होता ये है कि लेकिन जो शुरू के होते हैं वो हमारे पास हम कहते हैं कि जी डिकम्पोज हो सकते हैं, लेकिन ये कि उनके लिए भी हमें टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हमने देखा कितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, और हम डाउन द ग्रुप जाते रहे तो हमारे पास स्टेबिलिटी इंक्रीज करती रहती है, थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि डिकम्पोजिशन इतनी आसान नहीं रहती है। तो इस तरह हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी डिस्कस की, एंड देन हमने थर्मल स्टेबिलिटी की ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स।